प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ टास्टा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स को हम शामिल कर रहे हैं उसमें सबसे पहले अमेरिका पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात से दूर रहे। मौलाना फजल रहमान ने पाक चीन ताल्लुकात की भरपूर हिमायत का ऐलान कर दिया। पीटीआई की आदत में यकसुई का फुकदान करार। बैरिस्टर गौहर ने पार्टी में किसी किस्म के इख्तलाफात से इनकार कर दिया। उमर अयूब पर हमला किसने कराया? कौन से रहनुमा पीटीआई आला क़यादत के खिलाफ सफ आ रहा है? इसके अलावा बात करेंगे साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने हुकूमती बजट मुस्तरद कर दिया। सख्त तनकीद। स्मगलिंग रोकने का मुतालबा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने अरकान असम्बली को 500 अरब के तरक्याती फंड्स में बड़ी करप्शन का इल्जाम लगा दिया। इसके अलावा बात करेंगे मौलाना फजल रहमान की जमात ने मखसूस नशिस्तों के केस में पीटीआई का साथ देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में अहम केस की समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन वकील की हिमायत कर दी। दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह, अतहर मिनल्लाह, मुनीब अख्तर के दरमियान दिलचस्प मुकालमे। चीफ जस्टिस ने 1 साल का वक्त लेने के बावजूद पीटीआई की तरफ से इंट्रा पार्टी इलेक्शन न करवाने पर सवालात उठा दिए। केस की समाअत की अहम डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे हुकूमत ने बिजली चोरी पर काबू पाने के लिए बड़ा प्लान नाफिज करने का फैसला कर लिया। आईएसआई, एमआई और दीगर अफसरान पर मुश्तमिल डिस्को सपोर्ट कायम करने की तैयारियां मुकम्मल। समरी काबीना कमेटी को इरसाल। पहले मरहले में मुल्तान इलेक्ट्रिक कंपनी यूनिट कायम होगा। तकसीमकार कंपनीज 1780 अरब रुपए के वाजिबात वसूल करने में नाकाम क्यों हुई, इसके हवाले से भी जो अहम डिटेल्स हैं वो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। हमें ज्वाइन किया डिस्कशन के लिए सीनियर एंकर पर्सन और तज्जियाकार शहजाद इकबाल साहब ने, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शहजाद इकबाल साहब। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया शहजाद इकबाल साहब, आपने हमें वक्त दिया। काफ़ी कुछ है शहजाद इकबाल साहब जो चल रहा है और साइमल्टेनियसली जिसके ऊपर बात होनी चाहिए इंपॉर्टेंटली, लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम पीटीआईज इंटरनल रिफ्ट, जो पीटीआई के अंदरूनी मामला चल रहे हैं, रोज़ाना एक नई अपडेट होती है, एक नया मामला है जो डिस्कस हो रहा होता है। अभी हम देख रहे हैं कि शिबली फराज जो हैं उनका ये कहना है कि वो 3-4 लोग हैं जो शोर मचा रहे हैं। दूसरी तरफ वो 3-4 लोग भी हमें नजर आ रहे हैं, फवाद चौधरी हैं, इमरान इस्माइल, अली जैदी। ये अचानक से कैसे फोर पे आ गए? व्हाट इज गोइंग ऑन? देखिए, पार्टी जितना भी डिनाई करे कि कोई रिफ्ट नहीं है और कोई ग्रुप्स नहीं है, ये तो मेरे ख्याल से बात मानने वाली है नहीं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को 2 चैलेंजेस हैं। एक तो जो लोग इस वक्त पार्टी में हैं, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जिसमें शहरियार आफरीदी है, शंदाना गुलजार साहबा है और दीगर रहनुमा है, वो पार्टी लीडरशिप पर तनकीद कर रहे हैं कि जो एक्सेस है वो सिर्फ इन लोगों का है, खान साहब के पास। अभी आपने देखा कि जुनैद अकबर साहब, उन्होंने भी कोर कमेटी से इस्तीफा दिया है और उनकी जो शिकायत है पार्टी लीडरशिप से वो ये है कि जितनी मेहनत हमें करनी चाहिए इमरान खान साहब को जेल से बाहर निकालने के लिए या जो प्रोटेस्ट हमें करने चाहिए थे वो पार्टी नहीं कर रही, उसमें पार्टी नाकाम हुई है। तो एक तो ये ग्रुप है। अभी मैं इस बात पे नहीं जा रहा हूँ कि क्या उनके शिकवे शिकायत दुरुस्त है या गलत है, लेकिन एक ये ग्रुप है। अच्छा, ये जो आपने बात की फवाद चौधरी, अली जैदी साहब या इमरान इस्माइल साहब, ये आपको पता है कि पार्टी छोड़ के जा चुके थे, लेकिन अब वक्त काफी गुजर चुका है। वो जो हालात उस वक्त थे, जो सख्ती नजर आ रही थी 9 मई के बाद, अब उतनी ज्यादा नहीं है। 8 फरवरी के बाद हालात काफी हद तक बदल चुके हैं और आपने देखा है कि जो लोग पार्लियामेंट में है, चाहे उनकी माजी में वाबस्तगी इस्टेब्लिशमेंट के साथ रही हो या इस्टेब्लिशमेंट के साथ वो बड़े करीब रहे हो, वो भी अब आके खुल के इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो लोग पार्टी छोड़ के जा चुके थे वो अब एक अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं कि हम इस पार्टी में वापस कैसे आए। अब मसला ये है कि जिन लोगों ने जगह ले ली है उनको आने नहीं दे रहे हैं। तो जो स्ट्रैटेजी मुझे इस वक्त नजर आ रही है इनकी, वो ये है कि इस लीडरशिप पर अटैक करें जो पीटीआई की इस वक्त है और वही इल्जाम लगाएं इनके ऊपर कि ये उतनी मेहनत नहीं कर रहे कि इमरान खान को बाहर निकाल दें। उनके पास वो सियासी स्ट्रैटेजी नहीं है जिससे इमरान खान बाहर आ सकते हैं और हम वो वैक्यूम दोबारा फिल कर सकते हैं। या फिर जैसे आपने सुना है फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि परवेज लाई हो या शाह महमूद कुरैशी साहब हो, वही अब पार्टी को इस मसले से निकाल सकते हैं या इमरान खान साहब की रिहाई के लिए इंगेज कर सकते हैं एस्टैब्लिशमेंट से। या फिर अगर ग्रैंड अलायंस बनाना है एक उन पार्टियों का जो इस वक्त ऑपोजिशन में, उनके साथ भी अगर राब्ते करने हैं, तो उनका ये क्लेम है कि ये जो लोग हैं इस वक्त ये इस काबिल नहीं है, उनके कद इतने बड़े नहीं है, हम कर सकते हैं। लेकिन रस्साकशी तो है। देखिए, एक वैक्यूम था, वो वैक्यूम इन्होंने फिल किया है, ये वापस जगह देना चाहेंगे नहीं। और आज जो इत्तलात सामने आई है कि अभी कमेटी बनाई है और इसका फैसला उसी वक्त होगा जब इमरान खान बाहर आएंगे और वो बताएंगे कि क्या जो लोग छोड़ के जा चुके हैं वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन फिलहाल ऐसा लगता है कि अनकरीब इनकी वापसी तो नहीं होनी है।
अच्छा शहजाद साहब, जिस तरह आप कह रहे हैं कि एक ये जो क्लेम कर रहे हैं कि वी आर द कोर पीटीआई और हमने जो छोड़ा, जैसा फवाद चौधरी साहब डिफरेंट इंटरव्यूज में आपके पास ही मौजूद थे, आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि आपकी रीडिंग क्या रही। वो ये कह रहे हैं कि वर्सेस दिस न्यू लीडरशिप कि ये नए लोग हैं और ये उस तरह से कोर पीटीआई नहीं है, तो इनके पास क्या फॉर्मूला है जल्दी जेल से बाहर निकालने का बानी पीटीआई को? देखिए, जो फॉर्मूला वो बता रहे थे वो ये है कि शाह महमूद कुरैशी या परवेज इलाही साहब जैसे लोग जो हैं वो अगर इंगेज करें फजल रहमान के साथ, महमूद खान अचकजई के साथ, तो एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन का ग्रुप बन सकता है। और फिर अगर आगे जाके एस्टैब्लिशमेंट से बात होती है तो फिर वो इन लोगों के बस की बात नहीं जो इस पार्टी को लीड कर रहे हैं, उसमें सीनियर लोगों को रोल प्ले करना पड़ेगा। लेकिन मेरा जो उनसे जिस इंटरव्यू का आप हवाला दे रही है, मैं बार बार एक चीज पे इंसिस्ट कर रहा था कि देखें, हमें पता है कि ये लड़ाई किसके दरमियान है। ये एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान है। इमरान खान जेल में बैठ के अगर फौजी क़यादत का नाम लेके तनकीद करते रहेंगे तो जाहिर सी बात है एंगेजमेंट के दरवाजे उस तरह तो खुलने नहीं है। दूसरी तरफ अगर ISPR की तरफ से बाकायदा ये कहा जाएगा कि जब तक सच्चे दिल से माफी नहीं मांगी जाएगी 9 मई के वाकयात की, तब तक कोई एंगेजमेंट हो नहीं सकती। तो देखिए, ये जो इस वक्त एक डेडलॉक है, उसको अगर खत्म कर रहे हैं तो उसको तो इमरान खान नहीं खत्म कर रहे हैं। अब इसमें निगोशिएशन गौहर साहब कर रहे हो या परवेज इलाही साहब कर रहे हो, इट विल नॉट मैटर जब तक इमरान खान अपना जहन नहीं बदलते। जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने ज्वाइन किया हमें सर। कल बड़ा ज़बरदस्त आपने ये फवाद चौधरी साहब का इंटरव्यू किया, वेरी कम्प्रीहेंसिव एंड एक डिटेल में था, बड़ी अच्छी आपकी क्वेश्चनिंग थी। आई मस्ट से सर अभी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो इस पे ये जो फवाद चौधरी साहब वो कल भी कह रहे थे, आज भी मैं उनके 2-3 इंटरव्यूज़ देख रहा था सारी चीज़ों को, वो ये समझते हैं कि उनके पास स्ट्रेटजी है और वो खान साहब को बाहर ला सकते हैं। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि फवाद चौधरी साहब, नो ऑफेंसेस टू हिम, पॉलिटिशियन है, आई होप ही विल टेक इन ए पॉजिटिव साइड, कि ये तो इमरान खान साहब के बड़े करीब थे, ये तो उनके लॉ मिनिस्टर थे जहाँ से क्राइसिस शुरू हुआ, जिस दिन इन्होंने ये मोशन पेश की थी कि सारे ये जो हैं MNAs जो हैं ये फॉरेन एजेंट हैं, इन्होंने बाहर से स्पॉन्सर्ड इनकी तहरीक में एतमाद है, तो इन्होंने मोशन पास करवाई जिस पर रिजेक्शन हुई उनकी, कासिम सूरी साहब ने की, फिर हुकूमत तोड़ी गई, फिर इन्होंने वहाँ से इस्तीफ़े दिए। और आपको याद होगा परवेज इलाही साहब का एक आया था वीडियो या ऑडियो आया था, उन्होंने कहा जनाब ये फवाद चौधरी साहब हैं जिन्होंने सारी पंजाब हुकूमत हमारी तोड़वाई थी। सो फवाद चौधरी साहब तो इस ये प्रॉब्लम का वो हिस्सा रहे हैं। खान साहब अगर वहाँ तक पहुँचे हैं जेल तक, तो ये तो बड़े करीबी एडवाइज़र थे इनको। लास्ट टाइम हम प्राइम मिनिस्टर हाउस में मैं आमिर मतीन साहब और कुछ और लोग मिले, तो खान साहब के तो सबसे ज़्यादा क्लोज एडवाइज़र यही थे, जिसके बाद ये सारी मार धाड़, फिर ये सारे हंगामे, फिर अग्रेसिव उनकी अप्रोच। तो ये आज अपने आप को कैसे कहते हैं चौधरी साहब कि मैं खान साहब को बाहर निकाल सकता हूँ? मतलब जेल तक ले जाने में भी वही वाली बात कि चौधरी साहब के मशवरे शामिल थे। क्लासा साहब, इसमें देखिए, या तो चौधरी साहब के मशवरे थे या जो भी हॉक्स थे पार्टी में, और इंक्लूडिंग इमरान खान हिमसेल्फ। इस वक्त आज अगर इमरान खान जेल में है तो उसकी जिम्मेदारी गौहर अली खान पे तो नहीं आती, वो उमर अयूब पे तो नहीं आती, या जो इस वक्त लीडरशिप आपको नजर आई उन पे तो नहीं आती। जिन वाकयात का आपने जिक्र किया, जिन स्ट्रेटजीज का जिक्र आपने किया, उस वजह से आज इमरान खान जेल में है। अच्छा, हम तो यहाँ बैठ के उसको इस तरीके से असेस करते हैं क्लासरा साहब कि ये फैसले गलत थे और पार्टी के हक में साबित नहीं हुए, क्योंकि ना खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन हुआ, ना पंजाब में 1 साल तक इलेक्शन हुआ, तो जो गेंद हासिल करना चाहते थे वो हिकमत अमली से वो उनको मिले नहीं। लेकिन फवाद चौधरी साहब से अगर आप आज पूछेंगे तो वो दिफा करते हैं, वो कहते हैं अभी तक तहरीक इंसाफ ने जो 2 बेहतरीन फैसले लिए थे उसमें एक कौमी असम्बली से इस्तीफे का था और दूसरा 2 असम्बलियां तोड़ने का था, क्योंकि वो कहते हैं कि जो हमने अपना वोट बैंक बचाया आज भी और जो आज अवाम में हम पॉपुलर हैं वो उसी 2 फैसले की वजह से है। अगर PDM की 18 महीने की हुकूमत में हम असेंबली में बैठ के ऑपोजिशन करते रहते तो हमें कुछ हासिल नहीं होता। ये उनका नुक्ता नजर है, वो समझते हैं कि उन्होंने पार्टी को फायदा पहुंचाया। लेकिन मैं इसको ऐसे असेस करते हैं कि शायद एंगेजमेंट जो जरूरी होती है सियासत तो फिर चौधरी साहब अगर उसको उन फैसलों को ठीक समझते हैं, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, दिफा करते हैं, हमेशा सुना भी है, तो फिर खड़े रहते सर उन फैसलों के साथ। फिर फैसलों के कंसिक्वेंसेस जो थे, अच्छे थे, बुरे थे, नेक थे, बद थे, बहुत सारे लोग खड़े, इमरान खान साहब भी खड़े रहे उन फैसलों के साथ और पार्टी के लोग भी खड़े रहे, वो जेलों में भी बैठे, उमर सरफराज चीमा साहब भी खड़े रहे, वो उसके सनम जवेद साहबा का भी कहते हैं, आलिया हमजा साहबा के भी कहते हैं, और बहुत सारे लोग हैं। तो फिर चौधरी साहब खड़े रहते, ये तो फैसले साजी में शरीक थे और उन्हें नज़र आ रहा था इस तरह बड़ा फ़ायदा हुआ है, तो फिर फ़ायदे के वक्त तो फिर उनको रहना चाहिए था। फिर दबाव आया तो चौधरी साहब तो पार्टी छोड़ गए, चले गए, तो फिर तो उनका नहीं बनता कोई दिफा करें अपने उस फैसले का, या तो खड़े रहते वहाँ पर। रऊफ साहब, इसीलिए कल इंटरव्यू में जब बार बार ये बात हो रही थी कि रऊफ हसन साहब हो, उनकी क्या कुर्बानियां हैं, हामिद खान की क्या कुर्बानियां हैं, या उमर अयूब साहब की क्या कुर्बानियां हैं, तो मैंने उनसे यही कहा कि देखें, आप पार्टी का फेस थे, असद उमर पार्टी का फेस थे, इमरान इस्माइल पार्टी का फेस थे,
आप लोगों का मवाजना मुश्किलात का इन लोगों से नहीं होता जो लोग इस वक्त पार्टी लीडरशिप में है। आप लोगों का मवाजना अगर होगा तो डॉक्टर यास्मीन राशिद से होगा, एजाज चौधरी साहब से होगा, महमूद खान साहब से होगा, उमर चीमा साहब से होगा जो आज भी जेल में, आलिया हमजा जेल में है, क्योंकि आप लोग पार्टी के फेस थे, ये लोग भी पार्टी के फेस थे। वो 1 साल से जेल में है, लेकिन आप कहते हैं कि हमने उस वक्त मुश्किलात पड़ी तो खान साहब ने कहा कि पार्टी छोड़ दो। अच्छा, इंटरेस्टिंगली खान साहब ने, मैंने ये पूछा भी उनसे कि खान साहब ने अगर आपको कहा कि पार्टी छोड़ दें तो डॉक्टर यास्मीन राशिद को भी कह देते पार्टी छोड़ दें, बाद में आपको वापस ले लेंगे। तो अब ये कुछ ऐसे तदाद है जो उसी वक्त पता चलेगा जब इमरान खान साहब एक इस हवाले से कोई पॉलिसी देंगे। फिलहाल तो हमें ये जो खबरें मिलती है वो यही है कि वो नहीं चाहते कि पुराने लोग इस वक्त वापस में आए, या जो इस वक्त मौजूदा लीडरशिप है वो एक रुकावट बनी हुई है उनके लिए। तो अब जब खान साहब बाहर आएंगे तभी पता चलेगा कि पुराने लोगों को एक्सेप्ट दोबारा किया जाता है या नहीं किया जाता, लेकिन फिलहाल ये मुश्किल लगता है। चौधरी साहब तो कहते हैं कि इमरान खान साहब लंबे जेल में गए हैं, जो भी इस तरह के लोग सामने आए, शेख रशीद साहब हूँ, इमरान खान साहब हूँ, इमरान इस्माइल हूँ, अभी अली जैदी साहब हूँ, वो इस बात पे कन्विंस लगते हैं कि खान साहब ने जल्दी जेल से बाहर नहीं आना। ये उनका एक ही उनका जुमला है कि जिस तरह की लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं इस तरह खान साहब जो है ना बाहर आने वाले नहीं हैं। इनके पास ये कहते हैं कि हमारे पास इनके पास स्ट्रैटेजी नहीं है। इनकी स्ट्रैटेजी ये है कि अलाइंसेस करो लोगों से, जो आप अभी बता रहे थे। तो ये कैसे मतलब है, और इसमें क्या करे पीटीआई, मतलब मुझे नहीं समझ आती। ये बेचारे जेलों में ये भुगते हैं, मुकदमे इन्होंने भुगते हैं, घरों पे छापे, मार कुटाई, डांग सोटा, एस्टेब्लिशमेंट ने, फोर्सेस ने, इंटेलिजेंस ने, पुलिस ने, सब ने इनके साथ ज्यादतियाँ करके देख ली, पर्चे हो गए, सब कुछ हुआ। ये अदालतों में भी लड़े, पार्लियामेंट में लड़े, ये सड़कों पर भी लड़े, ये मीडिया से लड़े, जर्नलों से लड़े, दुनिया भर से लड़े, अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप, सबसे लड़कर देख लिया। तो ये क्या करें कि खान साहब ये बाहर लेकर आ जाएं? मतलब है जो मैक्सिमम ये कर सकते थे कर रहे हैं, अभी भी पार्लियामेंट में एक पॉलिटिकल जो फाइट है वो कर रहे हैं, और क्या करें ये, मतलब इनका क्राउड या इनकी पार्टी क्या करे? और देखिए क्लासा साहब, हमने देखा है पिछले चंद साल की तारीख, तहरीक इंसाफ ने 126 दिन का धरना दे के देख लिया, उन्होंने 25 मई का पिछले 2022 में लॉन्ग मार्च करके देख लिया। ना हुकूमतें इससे गिरती हैं, ना हुकूमतें इससे कोई बहुत ज्यादा बैकफुट पे जाती हैं। हमें पता है कि अगर अभी हालिया तारीख में हमने देखा है कि अगर शहबाज शरीफ के या नवाज शरीफ के केसेस खत्म हुए तो वो किस तरह खत्म हुए। जब आपके हालात बदलते हैं, हवाओं का रुख बदलता है, आपकी इंगेजमेंट शुरू होती है, तभी आपके ऊपर केसेस खत्म हो सकते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा ये फैसला तो अब इमरान खान ने करना है कि उन्होंने इंगेजमेंट करनी है या नहीं करनी है। और सिर्फ इमरान खान ने नहीं करना है, या तो आपने सुना ही है कि ICR की तरफ से बाकायदा तर्जुमान ने आके ये कहा है कि किसी किस्म की बातचीत नहीं होगी जब तक कोई माफी नहीं होगी। तो जब तक ये पोजीशन चेंज नहीं होगी, मुझे नहीं लगता कि वुकला ज्यादा कुछ कर सकते हैं। हाँ, एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने एक पोजीशन ली हुई है, वो चाहते हैं कि अपनी इंडिपेंडेंस को जो है वो मनवाएं, तो वहां से अगर कोई रिलीफ मिलता है तो मिले। लेकिन आपको पता है कि एग्जीक्यूटिव के पास तो बड़े हरबे होते हैं, कोई नया केस बन जाता है, फिर कोई जमानत कैंसिल हो जाती है, तो वो तो ये मामला चलाते रहेंगे। तो ये गौहर साहब हो या कोई और हो, उनके पास की बात नहीं है। बल्कि इनफैक्ट कल मैंने ये कहा भी है चौधरी साहब को कि इस वक्त अगर फजल रहमान साहब से, अशरफ गनी साहब से दरवाजा खुला भी है बातचीत का, तो वो इसी की आदत की वजह से खुला है जो इस वक्त बाहर है। इससे पहले तो आपको पता है कि जो PTI की लीडरशिप थी या इमरान खान हिमसेल्फ, वो तो रिडिक्यूल करते थे इन लोगों को जलसों में, तकारीर में। तो ये तो जो भी लीडरशिप है इस वक्त, कैसर साहब हो, गौहर साहब हो, वैसे सैफ साहब ने मुलाकात की, ये तो उन्हीं लोगों ने दरवाजे खोले बातचीत के इस वक्त। लेकिन एक और चीज कासर साहब, फर्ज करें ना इमरान खान साहब जेल से वापस आ जाते हैं बाहर, फिर क्या उनको जरूरत होगी पुराने लोगों की? क्योंकि वो तो ये सोच रहे हैं कि मैंने जिसको भी टिकट दिया वो जीत गया। और कल फवाद साहब खुद तस्लीम कर रहे थे कि वो मेरे ड्राइवर को टिकट देते तो वो भी जीत जाता। तो जब इस पोजीशन में होंगे इमरान खान साहब, बाहर आकर खुद भी बाहर हो और ये सामने उनके कि जिसको मैं टिकट दे रहा हूँ वो जीत रही है, तो क्या फिर उनको ये फर्क पड़ेगा कि मैं किसी और को पार्टी में शामिल करूँ या ना करूँ? अच्छा, एक सवाल ये बताइएगा शहजाद साहब, आपने उनका इंटरव्यू किया और डिफरेंट जगहों पे उन्होंने इंटरव्यूज दिए, इस मामले में उनका क्या कहना है कि कोई तो फियर था या कोई प्रेशर था जिसकी वजह से इमरान इस्माइल, अली जैदी, फवाद चौधरी, इन्होंने उस टाइम पे पार्टी छोड़ी। अब अगर ये फाइट 4 पे आके लड़ते हैं तो क्या दोबारा इनके लिए वैसे हालात नहीं बन जाएंगे और ये स्टैंड कर सकेंगे? देखिए, फवाद साहब को तो हम सब जानते हो, क्लासा साहब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, वो बाकायदा एक पॉलिटिकल एनिमल है, सियासत के बगैर तो वो नहीं रह सकते। और उनको लगता है कि उन्होंने अगर आगे सियासत करनी है तो वो तहरीक इंसाफ के साथ ही करनी है। और उन्होंने कल खुद एक्सेप्ट किया कि मैं बड़ा डेस्परेट हूँ PTI में आने के लिए, और उसकी वजह ये कि वो समझते हैं कि इमरान खान साहब को वो जेल से बाहर निकालने में या पार्टी की मदद कर सकते हैं, ये उनका नुक्ता नजर है। तो मेरे ख्याल से उनके बिहाफ पे तो ये कहा जा सकता है कि वो तो पूरी कोशिश करते रहेंगे आखिरी वक्त तक, कभी लीडरशिप को तनकीद का निशाना बना के, कभी बातचीत करके किसी न किसी तरीके से तहरीक इंसाफ में वापस आए। अच्छा, आपने भी बात की कि सुलह सफाई की, जैसे महमूद खान अचकज़ई साहब जो हैं उनको उन्होंने आगे कर दिया। महमूद खान अचकज़ई साहब जो हैं, जो मेरी रीडिंग है,
तो खान साहब को पता था कि मुज़ाकरात कामयाब नहीं होने, कि महमूद खान चकज़ई साहब को एस्टेब्लिशमेंट फ़ौज तो बिल्कुल रेड रैग की तरह है कि बुल को जैसे दिखाया जाता है, कोई उस सुर्ख उनको ये कपड़ा दिखाया जाता है, तो ये वो उनका तो ये वाला स्टाइल है। सो खान साहब ने क्या सोच के महमूद खान चकज़ई साहब को आगे किया है, जिनकी एस्टेब्लिशमेंट और उनकी तो बड़ी नॉन किस्म की वो हैं, उनकी हॉस्टिलिटीज़ हैं, तो वो कैसे ब्रेक थ्रू कर सकते हैं? मौलाना साहब से फलां साहब से तो कर लेंगे, मान लिया मुलाकातें, असल जो आप अगेन जो आप भी बात कह रहे हैं खान साहब को पता है, असल मसला तो आर्मी और इमरान खान साहब का है, वो तो महमूद खान चकज़ई साहब तो ब्रेक थ्रू नहीं करा सकते। तो क्या सोच के खान साहब ने महमूद खान चकज़ई साहब को आगे किया है? देखिए, आई थिंक क्लासा साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात तो नहीं कर सकते चकज़ई साहब, लेकिन क्योंकि चकज़ई साहब माजी में हुकूमतों में रहे नून लीग के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ, तो अगर कोई सियासी डायलॉग होता है तो उसी के लिए उनकी जो है खदमात पीटीआई हासिल कर सकती है। लेकिन आप ये सोचें कि इस वक्त नून लीग भी बार बार कहती है कि हमें मुज़ाकरात कर रहे हैं और पीटीआई भाग जाती है, लेकिन फ्रैंकली इस वक्त तो नून लीग भी मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो जितने बयान देते रहे कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, वो नहीं कर सकते, क्योंकि पीटीआई कहती है हम दो चीजों पे बात करेंगे, इमरान खान की रिहाई जो कि नून लीग के हाथ में नहीं है, दूसरा मैंडेट। तो मतलब मैंडेट पे अगर बातचीत करनी है तो इसका मतलब ये है कि जब मुज़ाकरात होंगे तो पीटीआई कहेगी कि आप मैंडेट हमारा वापस करें क्योंकि आप फॉर्म 47 की हुकूमत है, तो ये तो होना ही नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि इस वक्त चकज़ई साहब एक तो एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए नहीं है, वो पॉलिटिकल डायलॉग के लिए है, लेकिन पॉलिटिकल डायलॉग भी मुझे फिलहाल तो होते हुए नहीं नजर आते इस सिचुएशन में। अच्छा, दूसरा हमने पीटीआई के अंदर एक और चीज़ देखी है, क्योंकि इतना ज़्यादा 2 सालों से इनको हाइप दी गई है, ट्रेंड हो गए हैं लड़ाई झगड़े के या एक फाइट के, रेजिस्टेंस के, कि उनकी पार्टी में कोई भी अगर सुलह सफाई की बात करता है, मुज़ाकरात की बात करता है, सॉफ्ट अप्रोच की बात करता है, तो फौरी तौर पर दूसरा ग्रुप कहता है जनाब ये तो ये एस्टेब्लिशमेंट के ये टाउट हैं, ये तो एजेंसियों के ये हैं, उनके एजेंट हैं, ये हमारी पार्टी तोड़ना चाहते हैं। उनकी पार्टी के अंदर तो ये रेजिस्टेंस है। जो सेनर एलिमेंट बात करता है भाई सियासत को सियासत की तरह करो, इसको महाभारत ना बनाए, इसको जंग अजीम को 3 आप समझ के ना लड़ें, तो पॉलिटिक्स की तरह लड़ें, उनके अंदर पार्टी में शुरू हो जाता है, उनके खिलाफ ट्रेंड शुरू हो जाते हैं, उनके खिलाफ तहरीकें और उनके खिलाफ करारदादें और आपस में फट्टे शुरू हो जाते हैं। तो पार्टी के अंदर ये प्रॉब्लम है कि वो तो गद्दार समझे जाते हैं जो सुलह सफाई की बात करते हैं सर। और इसकी वजह क्लासा साहब मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान का स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, क्योंकि वो कन्फ्रंटेशन की सियासत में थ्राइव करते हैं, और आपको पता है जब ऑपोजिशन में होती है तहरीक इंसाफ बहुत ज्यादा मजबूत नजर आती है, वो उनकी पॉलिटिक्स की वजह से। तो कोई भी अगर कोई प्रपोजल लेके जाता है एंगेजमेंट का, या कोई ये बात करता है कि बातचीत के जरिए मामला हल करें, तो मेरे ख्याल से सबसे पहले इनकार इमरान खान की तरफ से आता है। इसलिए बाकायदा अब तो ये खबरें भी आती हैं कि लोग डरते हैं बाकायदा कोई ऐसा प्रपोजल देने के लिए कि बातचीत हो जाए, तो वो तो मेरे ख्याल से इमरान खान की वजह से। लेकिन एक बेहतरी हमने देखी है, जैसे 2022 की अभी हम बात कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने इस्तीफे दे दिए कौमी असेंबली से, उस वक्त उन्होंने असेंबली डिसॉल्व कर दी। इस वक्त जो अप्रोच है वो इस लिहाज से बेहतर है कि वो पार्लियामेंट में रहकर पार्लियामेंट को इस्तेमाल करके अपनी जो है वो आवाज सामने लेकर आ रहे हैं। ना उन्होंने कोई ऐसी बात की कि हम इस्तीफे दे देंगे, ना उन्होंने ये कहा कि हम खैबर पख्तूनख्वा में असेंबली नहीं बनाएंगे, डिसॉल्व कर देंगे। तो वो जो पोजीशन थी उससे तो अब एक तरीके से बेहतर पोजीशन है। आप इस बात में कितना वेट समझते हैं शहजाद के, जो कल जो ये फवाद चौधरी साहब भी कह रहे थे, कुछ और लोग भी कहते हैं जो इनका डिफरेंट ग्रुप है, वो कहते हैं आपके इनके फ़ायदे में मौजूदा जो पीटीआई नई पीटीआई न्यू पीटीआई जो है, नई लीडरशिप है, तो इनके फ़ायदे में है कि जनाब खान साहब जेल में रहें, क्योंकि इनको लाइमलाइट मिली हुई है, फैसले कर रहे हैं, टीवी शोज़, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, हर जगह यही लोग नज़र आते हैं। सो इनको अपनी इंपॉर्टेंस का इनको एहसास है, और खान साहब जेल से बाहर आते हैं तो फिर इनकी सबकी इंपॉर्टेंस ख़त्म हो जाएगी, फिर तो इनको कोई नहीं पूछेगा, फिर तो खान साहब और उनके 30-40 जो तर्जमान थे जिनके मीटिंग्स लेते थे वो ही होंगे। इस बात में आपको सच्चाई लगती है कि ये लोग वाकई ये जो न्यू पीटीआई जो है ये खान साहब को जेल में रखने के उसमें हक में है? ये उनके इल्ज़ामात हैं, मैं नहीं कह रहा, जो पुरानी पीटीआई के लोग हैं वो कहते हैं। क्योंकि उनके इल्जामात हैं और इस पर हतमी तौर पे तो कोई राय कायम करना बड़ी मुश्किल है। लेकिन मेरे ख्याल से एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है, चाहे वो नई पीटीआई या पुरानी पीटीआई, कि इमरान खान के बगैर इनको कुछ नहीं मिल रहा। तो अगर ये शॉर्ट टर्म किसी की ख्वाहिश हो सकती है कि ठीक है मैं कुछ उहदा ले लूँ या मैं ज़्यादा टेलीविजन पे आ जाऊँ या मैं पार्टी लीडर बन जाऊँ, लेकिन इवेंचुअली जब इमरान खान ने आना है तो फिर उनका स्टेटस क्या होगा। तो मुझे नहीं लगता, शायद कुछ लोगों देखिए इस वक्त तो अगर आप पीटीआई के लोगों से बात करें, मैंने काफ़ी लोगों से शेर अफजल मरवत साहब के वाले से बात की, उनको मुकम्मल शक था कि वो हमारे साथ डबल गेम कर रहे हैं। इस वक्त जो फवाद चौधरी साहब अगर या अली जैदी साहब या इमरान फाइल साहब बात करते हैं तो रऊफ हसन कहते हैं कि ये प्लांटेड है। फिर ये जो ग्रुप है फवाद चौधरी साहब का, ये इनको कहता है कि इनका तो कोई कद ही नहीं है, इनको प्लांट किया गया है। तो सब एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं, इसलिए हस्ती तौर पे कहना मुश्किल है। लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग बातें ये भी सामने आ रही हैं कि शायद जिस तरीके से मरवत साहब को साइडलाइन किया गया, फिर
उमर अयूब साहब का भी इस्तीफा एक्सेप्ट कर लिया था, अब दोबारा उस पर कोई रिवर्स होता है कि नहीं होता वो तो आगे जाके पता चलेगा। लेकिन क्या अली अमीन गंडापुर भी रहेंगे मुस्तकिल खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर, इस पर भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि शायद ये भी अनकरीब आप देखेंगे तब्दीली यहाँ पे नजर आए आपको। अच्छा, आपने कल क्योंकि फवाद चौधरी साहब का 1 घंटा इंटरव्यू किया और बड़े जैसे मैंने कहा ज़बरदस्त सवालात किए, पहली दफ़ा मैंने फवाद चौधरी साहब को बहुत सारे सवालात पे स्पीचलेस और डिफेंस में जाते देखा। आप उनकी गुफ्तगू से, उनके एनालिसिस से, उनके जवाबात से आप कोई उस कन्विंस हुए, कोई मुतमिन हुए? मैं इस बात से कन्विंस हुआ हूँ कि वो पार्टी में आना चाहते हैं और उनकी जो हिकमत अमली है कि इस लीडरशिप को तनकीद का निशाना बना के वो पार्टी में अपनी जगह बना लेंगे, मुझे लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है। कल के इंटरव्यू के भी बाद मैंने देखा है जितने, क्योंकि आपको पता है सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है पीटीआई पे, पीटीआई की लीडरशिप पे। वो जो भी सियासत होती है, जो अभी हम बात कर रहे थे कन्फ्रंटेशन की, वो बहुत हद तक उनको जो फ्यूल मिलता है वो सोशल मीडिया से मिलता है। और अगर आप देखें जाकर तो सोशल मीडिया पे जो पीटीआई के लोग हैं, फॉलोअर्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं, वो पसंद नहीं कर रहे हैं इस हिकमत अमली को जो कि इस वक्त अडॉप्ट की हुई है फवाद चौधरी साहब ने। वो समझते, तो इस वक्त मुझे लगता है कि ये शायद काउंटर प्रोडक्टिव हो उनके लिए। आपका क्या ख्याल है, फवाद चौधरी साहब, इमरान इस्माइल साहब, शेख रशीद साहब, अली जैदी साहब, ये अपनी बस मिस कर चुके हैं, या इमरान खान साहब कभी अगर जेल से वापस आए तो पुराने कामरेड्स को दोबारा गले लगा लेंगे, कोई नहीं यार मुश्किल में हो जाता, इट हैपेंस, और भी हो जाते, कोई नहीं, वो कहते हैं लेट्स बी रीयूनाइटेड। आपको क्या लगता है कि ये इनकी बस में अभी बैठने का कुछ चांसेस हैं या बस का गेट बंद हो चुका सर इनके लिए? मुझे लगता है कि खान साहब बड़े अनप्रेडिक्टेबल हैं और हो सकता है कि अगर कहीं पे ये इस बात में सदाकत है कि उन्होंने कुछ लोगों को कहा है कि तुम टॉर्चर बर्दाश्त करने से बेहतर है पार्टी छोड़ दो, तो शायद इनकी वापसी का इम्कान हो। अदरवाइज जैसे मैंने कहा, अगर खान साहब बाहर आते हैं, खुद लीड भी कर रहे हैं, उनको पता है कि मुझे अब कोई उनकी जरूरत नहीं है, जो इलेक्टेबल्स की जरूरत नहीं है, जो अपने हल्के में स्ट्रांग हो, तो फिर तो मेरे ख्याल से वो नहीं देखेंगे। बट जाहिर सी बात है, आपको पता है कि सीनियर एक कॉम्बिनेशन होता है सीनियर और नए सियासतदानों का। कल को अगर पीटीआई कहती है कि हमें गवर्नमेंट फॉर्म करनी है, चाहे वो अभी हो या 2019 में हो, तो आपको फिर वो काबिल लोग तो चाहिए ना कि जो आपकी कैबिनेट में बैठे। अच्छा, आई डोंट नो, कुछ कह नहीं सकते खान साहब की जो सियासत है, क्या पता इस पे यूटर ले ले, क्या पता कायम है अपनी बात कह रहे हैं। अच्छा, दूसरा हमने देखा कि परवेज इलाही साहब को बड़ा करीब समझा जाता था एस्टेब्लिशमेंट को, सारी उम्र उन्होंने फौज के साथ, एजेंसियों के साथ मिलकर हुकूमत की है। क्या वजह है कि वो भी जेल में रहे हैं, उन पर भी डाउट्स होते थे कि शायद एस्टेब्लिशमेंट ने उनको इसलिए जेल में रखा हुआ है, कल को इस्तेमाल करेंगे, तो उनके खिलाफ कोई कंपेन नहीं है, वो भी जेल से बाहर निकले, कोई उनका नहीं कहता जी इनका कोई कंप्रोमाइज़ हुआ है या इनको एस्टेब्लिशमेंट ने खुद अनलीज किया है कि जाएँ, वो खामोश होकर चुप करके कुछ दिनों के लिए घर भी बैठ गए। तो चौधरी साहब पे क्यों ये शकूक ज़्यादा हैं, क्यों इन पे क्वेश्चंस हैं? मतलब मिलती जुलती सिचुएशन है, चौधरी साहब ने भी जेल भुगती है, फवाद चौधरी साहब ने, उनके बच्चों ने फैमिली में सफ़र किया है, उधर से हमने देखा है कि उन परवेज इलाही साहब की फैमिली ने भी सफ़र किया है, उन पे पीटीआई को शक नहीं है, इन पे शक है, वैसे हो सर? इसकी एक वजह ये हो सकती है कि देखिए कुछ अहम मौके हैं जिसपे परवेज इलाही साहब ने और चौधरी और मुनिस इलाही साहब ने अपनी वफादारी इमरान खान से साबित की है। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि चौधरी फैमिली का जो सारा बैकग्राउंड है, उनकी सियासत का एस्टैब्लिशमेंट से जितना क्लोज रहे, हर किसी को ये एक शक होता था कि शायद ये डबल गेम कर रहे होंगे या ये अपनी लॉयल्टी चेंज कर लेंगे। लेकिन जब देखें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रहा था, सारे इत्तेहादी छोड़ के चले गए। परवेज इलाही साहब ने इमरान खान साहब को ज्वाइन किया और ठीक है, उनको उस वक्त चीफ मिनिस्टर बनाया जा रहा था पंजाब का, उन्होंने उस पर बार्गेन किया, लेकिन उस वक्त वो इमरान खान के साथ खड़े रहे। फिर जब 9 मई हुआ तो उस वक्त भी परवेज इलाही साहब के पास ऑप्शन था, क्योंकि परवेज इलाही साहब बाय द वे क्लासेस साहब, उनको भी कई मरतबा जमानतें मिली, फिर घर से उठा लिया, फिर जमानत मिलती, फिर कहीं से उठा लेते, तो उन्होंने आसान वक्त नहीं देखा है। तो मेरे ख्याल से जितने मौकों पे उन्होंने अपनी लॉयल्टी दिखाई है, तो शायद इमरान खान की नज़र में, पीटीआई की नज़र में वो अब उनकी लॉयल्टी पे उनको एतमाद है। लेकिन अब ये देखना पड़ेगा कि वो आखिर वक्त तक तो पंजाब वो पार्टी के प्रेसिडेंट थे। अब ठीक है, इलेक्शंस दोबारा हुए हैं, लेकिन क्या उनको दोबारा उनके कद के हिसाब से पार्टी में वो अहमियत मिलती है या नहीं मिलती? अगर नहीं मिलती, क्लासेस साहब अगर नहीं मिलती, तो फिर मेरे ख्याल से ये जो सारे बैठ के बात करते हैं विद इन पीटीआई एंड आउटसाइड जो फॉर्मर पीटीआई के एक टोला है जो कि एक्सेस नहीं देता खान साहब के लिए, या खुद वो आके डोमिनेट करना चाह रहा है, फिर उनकी बात में सदाकत होगी। क्योंकि इतनी कुर्बानियों के बाद और इतने बड़े ओहदे के बाद अगर परवेज इलाही साहब को भी नहीं करते सियासी कमेटी में या कोर कमेटी में, तो फिर मेरे ख्याल से उन बातों में कोई ना कोई रेलेवेंस। लास्टली सर, लास्ट क्वेश्चन सर, आपने आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, ये शायद खान अब्बासी साहब की, मिफ्ता साहब की, आपको लगता है ये जो डुओ है, जोड़ी है, ये कुछ नवाज शरीफ साहब कोई
ये शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के लिए प्रॉब्लम पैदा कर सकेगी, कोई अपनी कंस्टिट्यूंसी बना सकेंगे, कोई लोग उनको सीरियस लेंगे, या वो समझेंगे नहीं यार ये नाराज़ हैं दोनों, ये दोस्त जो है ना, जोड़ी जो है ये नाराज़ हैं उनसे नवाज शरीफ साहब से, शहबाज शरीफ साहब से। आपको क्या लगता है सर उनकी गुफ्तगू सुन के आज? क्लासेस साहब देखिए, दोनों क्रेडिबल शख्सियात हैं, तो टीवी की हद तक, डिजिटल मीडिया की हद तक जब वो बात करेंगे लोग उनको इंपॉर्टेंस देंगे, लेकिन बतौर एक प्रेशर ग्रुप या बतौर एक पॉलिटिकल पार्टी मेरे ख्याल से उसमें तो इट्स टू अर्ली टू से, उसमें तो बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा। लेकिन उन्होंने 2-3 आज इंपॉर्टेंट बातें की, अगर आप मुझे 2 मिनट दें, तो स्मगलिंग वाली बात और इसके अलावा के 500 अरब रुपए आपने पार्लियामेंटेरियंस को दे दिए। क्लासेस साहब ये तो चले बहुत बड़ी बात हो गई, 500 अरब के आप उनको डेवलपमेंट स्कीम्स के लिए पैसे दे रहे हैं। मुझे जो हैरानी हुई है इस बजट को देख के, क्योंकि बार बार ये कहा गया था कि डू और डाई वाली सिचुएशन है, हमें एक पैराडाइम शिफ्ट चाहिए, हमें इस्लाहात करनी है, वरना ये जिस स्ट्रक्चर पे हमारा बजट बनता है या इकोनॉमी चल रही है उस पर नहीं चलाया जा सकता। और उसके लिए बड़े दावे किए गए कि जो टैक्स दे रहा है उस पर मजीद बोझ नहीं डाला जाएगा, जो टैक्स रेट में नहीं है उसको लाया जाएगा। इस पर मेरे ख्याल से कोई खास कामयाबी हुकूमत को नहीं हासिल हुई है, और जो रिवायती एक बजट है वही हमने देखा है। और मैं हैरान इस बात से हूँ क्लासेस साहब के, मतलब सोच आप देखें कि कैसी, एक तरफ से चले हुकूमत ने अखराजात बढ़ा दिए, आपने सरकारी मुलाजमीन के 25% उनकी तनख्वाह में इजाफा कर दिया, जो कि आप हासिल करेंगे किससे, सैलरीड क्लास से, उन पर मजीद टैक्स लगा के, उन पर मजीद सरचार्ज लगा के, यानी कि आप प्राइवेट सेक्टर से पैसा लेके फंड कर रहे हैं सरकारी मुलाजमीन की जो इजाफी तनख्वाह है उसको। लेकिन ये भी छोड़ दें, मतलब इस हद तक अब चले जाते हैं कि पार्लियामेंटेरियंस ने अपनी जो टिकट्स हैं उसको कहा कि नहीं 25 से 30 कर दें। और पहले एक कानून था, अगर कोई टिकट आपने नहीं इस्तेमाल किया टिकट साल में तो वो लैप्स हो जाती थी, लेकिन अब कहा है कि नहीं आप उसको बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपना जो किराया लेते हैं उसको आप 10 रुपए से या 15 रुपए से बढ़ा के 25 रुपए कर सकते हैं। मतलब इससे कोई पैसा आप ज्यादा नहीं बचा लेंगे, लेकिन सिंबॉलिकली आप मैसेज क्या देना चाह रहे हैं जब आप कहते हैं कि नहीं ये आम आदमी का बजट है, उसको कैसे आप कहेंगे आम आदमी का बजट है? यहाँ तो जो अशराफिया है उसको आप बेनिफिट दे रहे हैं और जो आम आदमी उस पर आप बोझ डाल रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि इससे कोई अरबों रुपए आप नहीं बचाएंगे, लेकिन आपका एक माइंडसेट नजर आता है कि यार इन हालात में जब आप कह रहे हैं कि कर्ज दे के हम फौज के अखराजात उठाते हैं, कर्ज से हम पूरा मुल्क चला रहे हैं, तब आपको इस बात की फिक्र है कि हम अपने 5 टिकट जो है डोमेस्टिक टिकट वो बढ़ा लेते हैं, या हम अपने जो ट्रैवलिंग अलाउंस है वो बढ़ा लेते हैं। तो मुझे इस माइंडसेट से बड़ी जो है वो कोफ्त होती है और परेशानी होती है, क्योंकि जब डू एंड डाई वाली सिचुएशन होती है तो उस वक्त आप अपनी मराद नहीं देख रहे होते, बल्कि आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं। जैसे कि आप अपने फंड पे कर सकते थे, जैसे कि आप डिपार्टमेंट्स कम करके, जिसका बार बार दावा किया गया था और अभी फाइनेंस मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि आगे जाके होगा, आई होप हो कि आप डिपार्टमेंट्स कम करें। 18वीं तरमीम के बाद जो वफाक में भी वही डिपार्टमेंट है, सूबों में भी है, तो फिर उसका क्या फायदा होगा? हम सोच रहे थे कि शायद कोई बातचीत करके सूबों के ऊपर जिम्मेदारी डाली जाएगी कि आप ज्यादा टैक्स इकट्ठा करें। हमारे यहाँ सूबे 1% कंट्रीब्यूट करते हैं टोटल टैक्सेशन में, इंडिया में तकरीबन 10 से 12% वो कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। तो ये बहुत बड़े जो ऐसे पैराडाइम शिफ्ट है जो हमें लेने की जरूरत है। आई होप कल फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बात की कि आगे जाके हम ये सब चीजों पे काम कर रहे हैं। लेट्स सी 1 साल बाद क्या शक्ल सामने आती है। जी बहुत शुक्रिया सर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने रेज किए हैं और रेज कर रहे हैं वो तमाम लोग जो इस बजट को क्रिटिकली और कंस्ट्रक्टिवली देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया शहजाद इकबाल साहब, आपने अपने वक्त या एक्सक्लूसिव गुफ्तगू की। और यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ मौलाना फजल रहमान की, जिनकी कुछ सिचुएशन डिफरेंट नज़र आ रही है। उन्होंने जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट में अपनी पोजीशन ली और जिस तरह से उन्होंने बात की इस हवाले से कि जो ये करारदाद मंजूर हुई है इसमें उनका मौक़िफ़ क्या है, इसके ऊपर ज़रा डिस्कशन करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लास साहब, बात करेंगे शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। अहम बात की शाहिद खाकान अब्बासी ने, उन्होंने कहा ये बजट चलेगा या मुल्क की मईशत चलेगी, और भी बहुत सारी तनकीद की उन्होंने। क्या प्रेशर पड़ेगा इससे? मैं कोई मतलब है कोई ज़ाती तौर पर कोई मिफ्ता इस्माइल साहब और शाहिद खाकान अब्बासी साहब की इतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ। मैंने करीब से इनकी हुकूमतें भी देखी हैं, गवर्नेंस भी देखी है, फैसले भी देखे हैं और बहुत सारी ख़बरें भी की हैं, रिपोर्ट भी की हैं, इसी शो में की हैं, अभी भी करूँगा, 2-4 मैं बातें बताऊँगा। तो लेकिन हैविंग सेड ऑल दिस बातें उन्होंने सारी ठीक की हैं जहाँ से, और अंदर का बंदा साहब एक प्राइम मिनिस्टर रहो, एक बंदा 2 दफ़ा वज़ीर ख़जाना रहो, उनसे बेहतर कौन जान सकता है कि हमारे घर में क्या मसले हैं, हमारी पार्टी में क्या प्रॉब्लम है, या कौन कौन इश्यूज़ हैं, कैसे हैं। सो उन्होंने बातें बिल्कुल ठीक की हैं। टैक्स का जिस तरह का रजीम बनाया गया है, जिस तरह की चीज़ें की गई हैं, और मतलब मुझे समझ नहीं आ रही थी वो जो उसकी खबर एक आ रही थी कि लोग जो है मेरे ख्याल 12,500 रुपये एक नया टैक्स लगाया गया टिकट पे, इकॉनमी आपकी ये प्लस पे, बैरून मुल्क की मेरा ख्याल अलहदा है, ये आपकी मकामी है। आप ज़रा इनकी समझदारी देखें, हमारे इनकी हुकूमतों की MNAs की, कि इनको मुफ्त टिकटें मिलेंगी,
100 सेनेटर्स हैं और 300 कोई 40-42 MNAs हैं। हम चलो सूबों तक नहीं जाते, मुझे उनका नहीं पता कि उनका क्या सिस्टम है, कि पेट्रोल है या उनको भी टिकटें मिलती हैं, आई डोंट नो येट। इनका तो मुझे कंफर्म है कि यहाँ पे 500-600 जो लोग हैं आपके MNAs हैं, इनको सारी टिकटें जो मिलेंगी वो मुफ्त मिलेंगी। और मुफ्त क्या है? अच्छा, मुफ्त का मतलब ये नहीं होता कि आपको दे दी जाती है कि ये लें, उसको PIA को पेमेंट करनी पड़ती है, वो आपको पैसे देने पड़ते हैं। लोग जब ये कहते हैं कि फलां को मुफ्त बिजली मिल रही है, मुफ्त गैस मिल रही है, मुफ्त टिकट मिल रही है, तो नुकसान हो रहा होता है। नुकसान नहीं, वो पैसे आपके ये टैक्स पेयर से जा रहे होते हैं, बिल उनको जा रहे होते हैं, टिकटों के पैसे PIA ले रही होती, किस मद में ले रही होती, दैट्स अनदर, उसका बजट रखा जाता है अलग। ऐसे आपकी गैस का, बिजली का, दवाइयों का, आपके पेट्रोल का जो उनको पैकेजेस के तहत दिए हुए हैं, मुफ्त दिए हुए हैं, जिनको भी दिए हुए हैं, उनकी पेमेंट आपको हो रही होती है। कहाँ से हो रही है? तो लोग जो टैक्स दे रहे होते हैं, आप और मैं आम आदमी टैक्स दे रहे हैं। आप अंदाजा करें, आप और मैंने 12,500 रुपए टैक्स देना है टिकट पे, एक पे, और इनको अपनी टिकट पे, अपनी टिकट, इनके भी वो जो वहां से पैसा इकट्ठा होना, वो पैसा इकट्ठा करके इनको मुफ्त की टिकटें देनी है। जरा आप जरा इनका इंसाफ, जरा इनका मुलायजा फरमाएं। कोई थोड़ी सी कोई खजासे वाली बात, कोई शर्म, कोई हया, आप इनकार कर दें, हम नहीं लेते। आप कोई गरीब लोग हैं, जरा किसी दिन खड़े हों वहाँ पे पार्लियामेंट के बाहर, जिन गाड़ियों से ये उतरते हैं, जितने इनके साथ गार्ड्स होते हैं, जितना इनका लाइफ स्टाइल, मैं सबका नहीं कह रहा, बेचारे कोई मॉडरेट भी हैं, कोई मिडिल क्लास भी हैं, बहुत कम है ना, मतलब 1, 2, 3, 4, 5% होंगे। गरीब आदमी को, आम आदमी को तो ये लोग वोट ही नहीं डालता। मतलब ये जो बड़े हमारी कौम बड़ी अच्छी बनती है ना कि हमें अच्छे लीडर मिले तो अच्छे लोग, वो भैया आप कौन से अच्छे लीडरों को वोट डालते हैं? आप जो लुटेरों में तकसीम है, मेरा लुटेरा सबसे अच्छा है। आज कोई गरीब आदमी खड़ा हो जाए, किसी को आप वोट देंगे, कोई पढ़ा लिखा समझदार बंदा, खड़े होते हैं इलेक्शन में, हर दफ़ा होते हैं, लेकिन आप उनको कितने वोट डालते हैं? 500, 1000, 2000, 300 आप उनको वोट दे देते हैं आपके नजर। बल्कि मुझे याद पड़ता, मुन्नू भाई का कॉलम था, उन्होंने कहा कोई बंदा खड़ा हुआ, कोई आम सा पढ़ा लिखा समझदार, ये सच्चा वाक्य है, तो उसको लोगों ने वोट नहीं डाले। उन्होंने कहा जनाब ये समझदार आदमी है, पढ़ा लिखा है, आपकी अच्छी वहाँ पे जाता, आपकी नुमाइंदगी करता, वो अगर छठो जी जरा अपने वास्ते कुछ नहीं कर सकता, वो साढ़े वास्ते की करेगा। दैट्स ए माइंड सेट। आम आदमी एक अमीर आदमी से, एक ज्यादा एक क्लाउड पावरफुल आदमी से मुतासर होता है कि ये बंदा खुद सक्सेसफुल है, ये सक्सेसफुल है, इसके पास पैसा है, गाड़ियां हैं, घर है, माल है, दौलत है, ये अमीर हो, ये कोई हमें गिदड़ सिंह बताएगा, ये हमें कोई फार्मूला बताएगा, ये कोई जादू बताएगा, ये गरीब फक्कड़ या हमारे साथ बैठता है सारा दिन यहाँ पे चाय पीता है, ये मेरे लिए क्या कर सकता है, दानिशवरी करते गुफ्तगू, मैंने इसकी गुफ्तगू का अचार डालना है। मुझे ऐसा बंदा चाहिए सक्सेसफुल हो, जिसके पास पैसा हो, वो शायद कोई तरीका बताएगा मुझे, मैं भी उसकी तरह अमीर हूँ। ये साइकोलॉजिकल आपको बता रहा हूँ। हमारी साइड पर तो कहा जाता है कि जनाब कि आपके पास पराडो हो और या आपके पास कोई बड़ी गाड़ी हो, 5-6 आपके गार्ड्स हों जो फौरी तौर पर उतरें, गाड़ी को दरवाजे खोलें, बंदूकें शंदूकें आगे लाशपाई दरबारी हूँ, तो बादशाह इलेक्शन जीत जाते थे। ये चीज़ें होती रही हैं कि लोगों को मुतासर करते हैं आप। हैविंग सेड ऑल दिस, आप लोग जो हैं मतलब यहाँ अलाउंसेज ले रहे थे, अभी भी मैं गलत नहीं कह रहा, ये बायोमेट्रिक इनके यहाँ नहीं है इधर, ये कौमी असम्बली में जी, ये काफी दफा हम ये बात रजिस्टर रखा हुआ है, जरा देखें सही, ये इस कौम के हमारे फिर कहते हैं सियासतदान और सियासत पे बात ना करें। आईटी रेवोल्यूशन अभी वहां तक नहीं पहुंची, कौमी असेंबली तक पूरी दुनिया। अच्छा, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एज में दाखिल हो गए, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस छोड़ें, यहाँ पर अभी तक बायोमेट्रिक इंट्रोड्यूस नहीं हुई। कौमी असेंबली लेजिस्लेशन हो रही हैं यहाँ पे, जिन्होंने हमें लेजिस्लेट करना है, हमें इन्हों मैनेज करना है। रीजन कि वहां पे आप अगर वो मैनुअल अगर आप करते हैं तो उस हाजिरी में आगे पीछे किया जा सकता है, प्रॉक्सी लगती हैं कि आज मैं नहीं आया तो मेरी हाजिरी आप लगा देंगे, परसों आप नहीं है तो मैं लगा दूंगा, चौथे दिन वो लगा देंगे। और कितने पैसों के लिए? एक अलाउंस था पहले 5000 रुपए था, अब 10,000 रुपए होगा। और यार जो इस तरह की, मैं सबकी नहीं बात कर रहा, देयर आर वेरी ऑनरेबल मतलब पीपल एज वेल, MNAs हैं, सेनेटर्स हैं, मैं जानता हूँ, सारे नहीं कर रहे, लेकिन आपने अगर रजिस्टर वहां पे नहीं रखा हुआ तो इसका क्या मतलब है? मतलब आपने उनको मौका दिया हुआ है कि जय जी प्रॉक्सी लगा लें। और इसमें जो मतलब आगे हजरात बैठे होते हैं ना, जिन्होंने चेक बनाने होते हैं कौमी असम्बली में, ये मुझे बड़े उनको इंतहाई क्रेडिबल सोर्स ने बताया था, वो भी चेक बनाते हुए अपना हिस्सा लेते हैं। उन्हें भी पता होता है कि फलां ने प्रॉक्सी लगाई हुई है। और यार जो 5-10 हज़ार रुपया नहीं छोड़ रहे, वो हमें बता रहे हैं कि हम कुर्बानियाँ दे रहे हैं। आपकी टिकटें जो हैं वो कौम खरीदेगी अपना, मतलब 12,500 रुपये हमारी टिकट पे टैक्स बढ़ा के इनको फ्री टिकटें देंगे और वो फ्री लेंगे। और सारा दिन क्या होता है? गाली गलौच होती है, सारा दिन दंगा होता है, फसाद होता है, एक दूसरे का सर खोलते हैं आप लोग। अच्छा, क्लास ऑफ मोस्ट ऑफ द चीज़ों के ऊपर उनका ये कहना होता है कि इसके बारे में पॉलिसी बनाई जाएगी, लोग कोऑपरेट नहीं करते। अब जैसे टैक्स फाइलर्स की बात हो रही है कि लोग जो है वो टैक्स अपने आप को फाइलर जो है वो रजिस्टर करना नहीं चाहते। ये जो आज शायद खाकान अब्बास साहब भी बात कर रहे थे, ये जिस तरह की आप बातें, जैसे 500-600 लोग हैं, इसमें तो फिल्टर करना आसान है कि कौन लोग हैं जो आते हैं। आज इन्होंने एक फिगर दिया शायद खाकान अब्बास साहब ने, 500 बिलियन रुपीज़ का, कि MNAs और MPs को
उसमें सेनेटर्स भी लेंगे बाज़ दफ़ा। 500 बिलियन रुपीस दिया जा रहा है डेवलपमेंट टैक्स, उसमें डेवलपमेंट बजट दिया जा रहा है। ये सड़कें बनवाएंगे, नालियाँ बनाएंगे, पुलें बनवाएंगे, स्कूल बनवाएंगे। इसमें उन्होंने एक और बात की है, उन्होंने कहा जनाब कि इसमें जो 1/3 है वो करप्शन की नज़र हो जाता है जी। मतलब 1/3 से जो मैं समझूँ, प्लीज़ करेक्ट में, 33% बनेगा। मतलब ये ना 100 रुपए में से 33% ये बनेगा। 33% अगर 500 का बनाए, ये बनता है 150 अरब से ज्यादा। मतलब 500 अरब रुपए में से अगर ये रिलीज होगा, जो कि होगा, MNAs को दिया जाएगा, सेनेटर्स को, MPs को, इसमें से 150 अरब तो वो ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, ये शायद खकाना भाई साहब कह रहे हैं, वो तो उन्हीं लोगों को जेब में जा रहा है। आप उनको एक इनडायरेक्टली तौर पर उनको पैसे दे रहे हैं कि ये इसमें से कमा लें। मतलब 10-20% तो हमने सुना था कि जनाब कमीशन लिया जाता है, हमने पहले भी स्टोरी की हुई है कि यहाँ से बहुत सारे आपके MNAs थे, सेनेटर से ज्यादातर सेनेटर थे जिन्होंने लक्की मरवत में अपने 1-1 करोड़ के फंड बेचे थे गिलानी साहब के दौर में, कि 20% कैश 1 करोड़ पे उनको मिलता था यहाँ से, ये हुकूमत से पीपल्स पार्टी दौर में। उसमें जाके लक्की मरवत में आके उन्होंने ठेकेदार रखे हुए थे, वो उनसे 20% इनको पैसे थे, मतलब 1 करोड़ रुपए का 20 लाख रुपया इनको दे जाते थे। और ये लक्की मरवत में क्या करते थे, ये पानी का, जी हम ये प्रोजेक्ट, पानी का प्रोजेक्ट क्या था, छोटा सा एक बोर करके पीटर शीटर लगा के 2-4-2.5 लाख रुपए का खर्चा करके, उसके बाद बाकी के सारे पैसे वो ब्यूरोक्रेसी और वो ठेकेदार खुद खा जाते थे। ये तो अभी क्या है, 2013 में हमने स्कैंडल किए हुए हैं सारे के सारे। इसके बाद मुझे याद है पीपल्स पार्टी दौर में होता, बलूचिस्तान में एक MPs को 25-25 करोड़ रुपया दिया गया था, ये लें। अब ये बता रहे हैं जनाब कि यहाँ तो मामला 33% तक पहुंच गया है। अब ये करते क्या है, ये 500 बिलियन में से 150 बिलियन रुपए तो इनको जा रहा है। और क्लास साहब ये भी एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक बात कर रहे हैं, ब्रेक लेनी हमें। और दूसरा ये भी देखिए कि वो ये कह रहे थे कि 1700 अरब रुपए के टैक्स, जो टैक्स पेयर्स हैं उनके ऊपर इजाफी टैक्स है, तो ये 1500 यहाँ से बचा लें और थोड़ा उनका बजट कम कर दे। 1 साल नहीं बनेगी सड़कें तो क्या हो जाएगा। या ब्रेक का वक्त हो रहा है, डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, यहीं से हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लास साहब आप ये कह रहे हैं कि इन दोनों की बातें जो थी वो उसूली तौर पे अगर देखा जाए तो ठीक है, इनकी पार्टी भी ठीक होगी? पार्टी, मैं एक और सवाल इस पर उठाना, अभी टाइम नहीं है मुझे, कल अगर हुआ तो इस पर बात करेंगे, आने वाले दिनों में बात होती रहेगी। मैंने फिर कहा ना कि मेरी अपनी, मैं ओपनली कह रहा हूँ कि मेरे बैसेज हैं, क्योंकि मैंने चीज़ें करीब से देखी हैं। इतने क्लीन ये है नहीं जितना वो दोनों दावा कर रहे हैं। मेरे पास इसके आर्गूमेंट्स भी हैं और मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हम करते भी हैं। ये नहीं कि मैं आप कह रहा हूँ, हमने स्टोरीज़ की हुई मिफ्ता साहब पे भी और इन पे शायद खकाना अब्बासी साहब पे, लेकिन बातें ठीक कह रहे हैं इन द गिवन सिचुएशन। अब देखें वो क्या कह रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल एक और है, अगर मिफ्ता इस्माइल साहब को ना हटाया जाता 1-1.5 साल पहले, तो आज ये गुफ्तगू हो रही होती? इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि आप ये गुफ्तगू कर रहे हो तो या ये ज़ाती गुस्से में आपने किया हुआ है, आपने किया है एंगर में किया है, क्योंकि मिफ्ता साहब और शायद खकाना अब्बासी साहब पे बहुत सारे इल्ज़ाम जैसे माजी में थे लगते रहे, वो जो भी नैब को आगे पीछे करके अब क्लीन चिटें लेके हमें चिढ़ाते हैं जी हमारा, आप बताएं जी क्या साबित कर लिया। वो है, मतलब एक उनकी अलहदा चीज़ है। लेकिन अच्छा हुआ है कि हमें ज़रूरत है ऐसे पढ़े लिखे समझदार लोगों की, वो शायद खकाना अब्बासी साहब हूँ, मिफ्ता साहब हूँ, जो अंदरूनी तौर पर इन वारदातों का हिस्सा रहे हैं। वो सारी इनकी वारदातें, करतब, कृष्मे, ये 2 नंबरियाँ 10 नंबरियाँ हुकूमतें कैसे करती हैं, वजारत खजाना कैसे करते हैं, प्राइम मिनिस्टर कैसे करते हैं, MNA कौन करते हैं। अब हमें पता चलना था 500 बिलियन रुपये ये ले गए हैं, ये वारदात तो ये बता सकते थे ना, जो मतलब पार्टनर्स इन क्राइम थे माजी के, उन्हीं को पता चल सकता। मिफ्ता साहब भी बता सकते थे ना कि 500 बिलियन रुपीस कैसे निकाल लिए। ये शायद खकाना अब्बासी साहब भी बता सकते थे ना कि 150 बिलियन रुपीस रिश्वत में जाएगा, और MNAs वगैरह जो हैं उनको जो स्कीमों में वो पैसा मतलब दाएं बाएं 1/3 उधर चला जाएगा। अच्छा 1/3 तो MNAs का है ना, अभी इसमें ब्यूरोक्रेसी ने अपनी चूंच गीली करनी है। जो ठेकेदार बैठे हैं, एक्सीएन बैठे हैं, सुपरवाइजर बैठे हैं, आपके ऊपर DC बैठे हैं, AC बैठे हैं, जिन्होंने आपकी सारी इनकी एग्जीक्यूशन करानी है। अवाम तक तो वही बंदर की तरह आटा ही बचेगा जो मुंह पे मल लेगी जाकर कि ये लें और ये उस पर 2-4 वो ईंटें डालने। सो मुझे इस चीज़ की खुशी है कि कम अज़ कम मिफ्ता साहब और शायद खकाना अब्बासी साहब, ये इनसाइडर जॉब है, उसमें इटली में कहा जाता है ना, मतलब माफिया टाइप स्टाइल में कि इनसाइडर जॉब होता है। ये इनसाइडर जॉब है, ये अंदर की सारी वारदातें जानते हैं, हमें एजुकेट करेंगे, हमें इनकी वारदातें बताएंगे। और ये कोई पता नहीं कि किसी दिन इनकी वारदातें जो है ना ये बताना शुरू कर दें हुकूमत वाले में कि ये क्या क्या कर रहे थे। उस वक्त फिर पॉपकॉर्न वगैरह खा के फिल्म देखने का मजा, हाँ, ये हमारे लिए बड़ा जरूरी है। इनकी लड़ाई होनी बड़ी जरूरी थी कि हमें एजुकेट करेंगे और आप अपने पॉपकॉर्न लें और फिल्म को एंजॉय करेंगे, प्रोवाइडेड कोई कंक्लूजन निकले क्लास साहब, और वो भी अच्छा कंक्लूजन निकले। यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।